हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आज उसका हम पार्ट 3 करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हमने पार्ट 1 और 2 कर लिया है एंड होपफुली आपने अब तक उसको रीड आउट करके पढ़ भी लिया होगा, उसके नोट्स भी बना लिए होंगे एंड होपफुली आपने लर्न भी कर लिया होगा। तो आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं और पार्ट 3 के अंदर आज हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यानी सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे उसके आज हम मेथड चेक करेंगे बेटा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पार्ट 3 और आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको। आज है देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये पढ़ेंगे हम आज। तो अब क्या चीज है, 2 मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बाय द वे, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा क्या चीज होता है, जिसके अंदर ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है किसी एजेंसी के पास, किसी इंस्टीट्यूशन के पास। हम वहां से कलेक्ट कर लें डेटा अपनी स्टैटिस्टिकल सर्वे के लिए या स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए। तो ये बात बोल रहे हैं, मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा 2 तरीके से है आपका। पहला है आपका पब्लिश सोर्सेज से, दूसरा है आपका अनपब्लिश सोर्सेज से कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा के अंदर पब्लिश सोर्स, अनपब्लिश सोर्सेज। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं अब जो दिया हुआ है ये है आपका पब्लिश सोर्सेज। अब पब्लिश सोर्सेज में क्या है, सम ऑफ द पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, ये बात बोल रहे हैं पब्लिश सोर्सेज यानी ऑलरेडी जो पब्लिश इंफॉर्मेशन डेटा है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, उसको हम कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। एक है आपका जर्नल और पेपर्स। अब मैनी न्यूज़पेपर सच एज इकोनॉमिक टाइम्स, क्या नाम है, इकोनॉमिक टाइम्स, याद रखिएगा। एज वेल एज मैगजीन, मैगजीन का नाम क्या है, कॉमर्स फैक्ट फॉर यू। वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार खुद से बोलना, मैनी न्यूज़पेपर सच एज इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मैगजीन हो गया कॉमर्स फैक्ट फॉर यू। ऑल्सो सप्लाई अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। क्या प्रोवाइड करते हैं ये, लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन या फिर डेटा। ये प्रोवाइड करते हैं आपको स्टैटिस्टिकल स्टडी और सर्वे के लिए लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। सेकंड आपका क्या है, सेकंड है आपका पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। अब पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स क्या है, individual research scholar are also sometimes publish their research or containing some useful statistical information। देखिए, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो काफी टाइम से रिसर्च करते होते हैं, रिसर्च पेपर भी लिखते हैं, और जैसे पीएचडी होल्डर्स हो गए, तो ये बोल रहे हैं इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च वगैरह करते हैं आर ऑल्सो पब्लिश, ये भी पब्लिश करते हैं बच्चा। क्या पब्लिश करते हैं, अपनी रिसर्च में बहुत सारी यूजफुल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन और डेटा जो हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और स्टैटिस्टिकल सर्वे या स्टैटिस्टिकल स्टडी करने में। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन। अब इंटरनेशनल पब्लिकेशन क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे डेटा को पब्लिश करा जाता है, जो करा जाता है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, याद रखिएगा, यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। 4 जगह से हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करने को मिलता है। ठीक है, ये भी पब्लिश करता है अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो हेल्प करता है स्टैटिस्टिकल स्टडी और सर्वे में। अब एक चीज देख लीजिए, वो 4 ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है इंटरनेशनल लेवल पर, यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट, याद रखिएगा बच्चा। फिर है आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, ये होता है प्राइवेट और पब्लिक जो दोनों वर्क कर रहे हो, जो दोनों पब्लिश कर रहे हो डेटा, उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब इनका काम क्या है, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स, इनका काम क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स का, ये पब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन यानी डेटा रिलेटेड टू एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, बर्थ हो गया, डेथ हो गया। तो याद रखिएगा, म्यूनिसिपैलिटीज और आपका मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हेल्प करती है सेमी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन पब्लिश करने में, जो हेल्प करती है फर्दर हमारे को स्टैटिस्टिकल स्टडी या स्टैटिस्टिकल सर्वे करने में, विच इज रिलेटेड टू बर्थ, डेथ, हेल्थ। तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिश कहां से मिलेगी, 2 जगह से मिलेगी, अपने आप बोल करके देखना, म्यूनिसिपैलिटीज और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स।
ठीक है बच्चा, आई होप आपको बहुत अच्छे से पब्लिश सोर्सेज समझ आ गई हो। पब्लिश सोर्सेज का मतलब याद रखिएगा, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है, इंफॉर्मेशन है। अब हमें अपने स्टैटिस्टिकल सर्वे के लिए या स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए, अगर हमें स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए जरूरत पड़ेगी ऐसी डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? जर्नल और पेपर, वो मैंने आपको बता दिया है। न्यूज़पेपर और मैगजीन के बारे में, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर, जो रिसर्च करते हैं लोग, वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जो कि 4 ऑर्गेनाइजेशन है, वो बता दी गई है। और सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो, बहुत अच्छे से रीड आउट करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब है नेक्स्ट आपका पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन, बिग ट्रेड यानी जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, वो एसोसिएशन वो भी प्रोवाइड करते हैं क्या? थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं? थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिवीजन, वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिवीजन करते हैं। किस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिसर्च डिवीजन करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं पब्लिश डेटा। किस चीज पे? ट्रेडिंग एक्टिविटी, बिजनेस को करने के लिए जो भी एक्टिविटी लगेगी उनके बिजनेस के अंदर, उसके अंदर वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चा। फिर है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वेरियस यूनिवर्सिटीज सच एज IIT। ठीक है बच्चा, IIT हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वो पब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज। अगर आपने कभी सुना भी होगा, जो लोग PhD कर रहे होते हैं तो वो रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो अपनी रिसर्च वर्क में वो ऐसी पब्लिश करते हैं इंफॉर्मेशन विच इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टैटिस्टिकल स्टडी, और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो वेरियस यूनिवर्सिटीज सच एज IIT हो गई एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो पब्लिश करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन ऑफ देयर फाइंडिंग्स अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के लिए, जो हेल्पफुल होती है स्टैटिस्टिकल सर्वे करने में या स्टैटिस्टिकल स्टडी करने में। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है, हमने पब्लिश सोर्स पढ़ लिया है, अब हमारा है अनपब्लिश सोर्स। देखिए अनपब्लिश सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी डेटा आर कलेक्टेड बाय अदर्स, कोई और भी कलेक्ट करता है उसको, टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, देयरफॉर वन नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या चीज होता है? हम दूसरों से भी कलेक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर हमें केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है जब भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इन ऑर्डर टू असेस देयर रिलायबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी देखते हुए, उसकी सूटेबिलिटी देखते हुए, उसकी एडिक्वेसी देखते हुए ऑफ द डेटा, दी फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। कुछ पॉइंट को अपने माइंड में रखने की जरूरत है। पहला क्या है? एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ये चेक करी जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कैसी है। फिर उसके बाद द डेटा शुड बी यूज्ड ओनली, तभी पहले ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी चेक करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन यूज तब करी जाएगी इफ इट इज कलेक्टेड बाय द एबल एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, अब क्या चीज है? ये कह रहे हैं डेटा शुड बी यूज्ड ओनली जब वो कलेक्ट करा गया हो किसी एक्सपीरियंस से, जो बहुत लायक इंसान हो। लायक कौन? इन्वेस्टिगेटर, पढ़ा लिखा हो, इम्पार्शियल है, जो पार्शियलिटी ना करे आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अगर उसने पार्शियलिटी कर दी तो आपका स्टैटिस्टिकल स्टडी या स्टैटिस्टिकल डेटा सारा गलत हो जाएगा, जो भी आपका पर्पस ऑफ इंक्वायरी होगा। फिर है आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। वन शुड नोट दी ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो रहा? ऑब्जेक्टिव का मतलब एम। ठीक है, वन शुड नो दी एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टेड डेटा। जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, उसका एम क्या है? एज वेल एज स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि आप जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है। फिर नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ कलेक्शन। अब मेथड ऑफ कलेक्शन में क्या होता है? द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा यानी इंफॉर्मेशन बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड ऑल्सो बी नोटिस। ये कह रहे हैं द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ओरिजिनली, ये जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है उसको भी नोटिस करा जाएगा। ये करा जाएगा कि इन्वेस्टिगेटर कौन से मेथड से आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चा। फिर है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है आपका टाइम एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा है, वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितना टाइम पीरियड लगा है इन्वेस्टिगेशन करने में, एंड द कंडीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ द डेटा शुड ऑल्सो बी चेक्ड। ये चेक करा जाएगा कि डेटा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी गई है वो कितनी एक्यूरेट है, और वो किस में चेक करेंगे? अनपब्लिश सोर्सेज में। आई होप आपको अनपब्लिश सोर्स भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चा, क्योंकि सेकेंडरी डेटा वो ये बात बोल रहे हैं कभी कभी कलेक्ट करा जाया जाता है किसी अंदर पर्सन से, ठीक है, बाय अदर,
किस चीज के लिए, टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है जब हम इंफॉर्मेशन को यूज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑर्डर टू असेस द रिलायबिलिटी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ये जो आपका एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो डेटा उससे मैच करना चाहिए, सूटेबिलिटी एडिक्वेसी चेक करनी चाहिए, और कुछ पॉइंट को माइंड में रखना चाहिए, जैसे मैंने बताया एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मेथड ऑफ कलेक्शन आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है, टाइम एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसकी एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, दैट इज सेंसस ऑफ डेटा, एंड नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO। चलिए डिटेल पढ़ते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया। अब आप बच्चा याद रखना सेंसस ऑफ इंडिया क्या चीज है। बेसिकली सेंसस ऑफ इंडिया रिलेटेड होता है पॉपुलेशन से, ठीक है। अब क्या होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, मैम ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया इज द पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सेंसस ऑफ इंडिया बेटा क्या चीज है, पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट है। कौन इसको पब्लिश करता है, गवर्नमेंट। वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर साथ साथ बोलना, आपको अभी लर्न हो जाएगा। सेंसस ऑफ इंडिया क्या चीज है, पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इट इज पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया। 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। कौन पब्लिश करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है। इट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन साइज, ये रिलेट किससे करता है बच्चा, पॉपुलेशन साइज से। और डेमोग्राफिक चेंज इन इंडिया, डेमोग्राफिक चेंज का मतलब क्या होता है, बर्थ रेट कितना है और आपका डेथ रेट कितना है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, वो सब किस में आएगा, डेमोग्राफिक चेंज के अंदर, ठीक है बच्चा। और पॉपुलेशन साइज याद रखना, सेंसस ऑफ इंडिया एवरी 10 ईयर देखा जाता है, पॉपुलेशन कितनी बड़ी घटी है, ठीक है, हर 10 साल बाद देखा जाता है सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर। और ये रिलेट करता है पॉपुलेशन साइज से और डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज के अंदर क्या आएगा, बर्थ रेट कितना है और डेथ रेट कितना है, ठीक है। तो ब्रॉडली इट इंक्लूड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है वेज, ये इंक्लूड करता है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो हम अलग अलग तरीके से कलेक्ट करते हैं। पहला है, ध्यान से देखिएगा, साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। साइज कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कितना है हमारे इंडिया के अंदर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, सेक्स रेशियो एंड सेक्स कॉम्पोजिशन कितना है, मेल कितना है और फीमेल कितना है, ठीक है। स्टेट ऑफ लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है घट रही है, सब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हमारी देश की पॉपुलेशन किस किस काम में डिवाइडेड है। 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में कौन लोग इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री में कौन है, सर्विसेज में कितना है, कितने लोग हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनरली हम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कलेक्ट करते हैं, साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही घट रही है, सेक्स रेशियो और सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो कि मेल और फीमेल कितने हैं हमारी पॉपुलेशन में से, ठीक है। और स्टेट ऑफ लिटरेसी, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इन इंडिया, ठीक है। अब लेकिन ये है कौन सा, अब है हमारा रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO। अब हमारा सेकंड क्या है, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO। अब NSSO क्या है, ध्यान से देखना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। फुल फॉर्म याद रखिएगा 1 मार्क्स में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका काम क्या है, इट इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इन इंडिया। NSSO इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। किसके अंडर काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट, अब प्रोग्राम क्या कंडक्ट करती है मैम, आप तो ये बात बोल रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है रेगुलर सैंपल सर्वे टू कलेक्ट बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, सैंपल सर्वे करती है, जिसमें सैंपल कलेक्ट करती है किस चीज के बारे में, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री। अब बच्चा इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री किस चीज से इंक्लूड करता है, ड्रिंकिंग वाटर की हालत क्या है, कहाँ पर, रूरल और अर्बन एरियाज में, हाइजीन साफ सफाई कितनी है, सैनिटेशन की, जैसे टॉयलेट वगैरह होते हैं कि कितना साफ सफाई रखा हुआ है, ठीक है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में हो गया, हाउसिंग कंडीशन क्या है, घर किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है, स्लम कंडीशन क्या है जिसको झुग्गी झोपड़ी भी बोलते हैं,
उनकी कंडीशन क्या है। तो ये बात बोल रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है रेगुलर सैंपल सर्वे टू कलेक्ट दी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, जिसमें वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में वो कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड इन रूरल एज वेल एज अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की क्या हालत है, साफ सफाई क्या है, ठीक है, हाउसिंग कंडीशन क्या है, हाइजीन तरीके से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, स्लम कंडीशन क्या है, जो लोग स्लम एरिया में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या है। तो ये सब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और कौन करता है? NSSO, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो आपका रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO क्या बताती है और किस लिए होता है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसके अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम सैंपल सर्वे करती है। बेसिकली इनका काम क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना रिगार्डिंग दी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज इन अर्बन और रूरल एरिया। एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन, लोगों के बारे में पता करना। ठीक है, अब चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO में NSSO की फुल फॉर्म बता दी मैंने। RGL की फुल फॉर्म क्या चीज होती है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। 1 मार्क्स के लिए तीनों की फुल फॉर्म कर लेना। DGCIS, डायरेक्ट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, अच्छे से कर लीजिएगा, डायरेक्ट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये है क्या बच्चा? अगर आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट एजेंसीज एट द नेशनल लेवल जो कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, टेबुलेट करती है स्टैटिस्टिकल डेटा। ऐसी इंपॉर्टेंट एजेंसीज बता दीजिए। आपसे एक एजेंसी भी पूछ लिया जाएगा, आप सीधा क्या लिख दोगे? NSSO, जो प्रोवाइड करती है नेशनल लेवल पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या? विच कलेक्ट, प्रोसेस और टेबुलेट दी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जो कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करती है, टेबुलेट करती है स्टैटिस्टिकल डेटा। अच्छी तरह से इसको कर लेना बच्चा, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, और बहुत अच्छे से सारे पार्ट्स को देख लीजिएगा। ये थर्ड पार्ट हमारा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा एंड देन नोट्स को प्रॉपर लिखिएगा, देन लर्न करिएगा इसको, और समझने की पहले कोशिश करिएगा। शॉर्ट फॉर्म्स को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। अब पायलट सर्वे क्या होता है देखिए ध्यान से। दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्री टेस्टिंग ऑफ योर क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है? क्वेश्चनियर के अंदर जैसे आप एग्जाम का, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए आपके एग्जाम में। तो ऐसे ही आपका सर्वे करने के लिए, स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक क्वेश्चनियर बनाया जाता है। इन्वेस्टिगेटर बनाएगा और रिस्पोंडेंट उसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो पायलट सर्वे के अंदर उस क्वेश्चनियर को चेक करा जाएगा क्या उसमें सारे क्वेश्चन ठीक हैं या नहीं है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसको चेंज कर दें ताकि उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाए। तो प्री टेस्टिंग पहले ही टेस्ट करके रखना है क्वेश्चनियर। दिस हेल्प्स यू टू असेस और मेंटेन क्वालिटीज ऑफ द क्वेश्चनियर, ताकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनियर और अच्छी बने। एंड द वे रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड टू सेट ऑफ द क्वेश्चन, और जिस तरह से रिस्पोंडेंट्स कौन होगा? जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन का आंसर देंगे, ताकि रिस्पोंडेंट इजिली क्वेश्चन का आंसर कर सके, ठीक है। Accordingly, you are able to know in advance the shortcoming or drawback of your questionnaire, sorry। तो इसके अंदर पहले ही आपको पता चल जाएगा, अगर आप क्वेश्चन से गो थ्रू करोगे, प्री टेस्टिंग करोगे उसकी, तो आपको शॉर्टकमिंग, कोई क्वेश्चन गलत है उसके बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। शॉर्टकमिंग या ड्रॉबैक पता चल जाएगा। और अगर उसके अंदर चेंज करने की जरूरत है, चेंज इन द क्वेश्चनियर मे बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर यू सेट आउट फॉर द फाइनल सर्वे। आप रिस्पोंडेंट को देने से पहले उस क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चनियर के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिफोर फाइनल सर्वे से पहले। तो प्री टेस्टिंग का मतलब है पहले से ही टेस्ट करना। नेक्स्ट है आपका पायलट सर्वे हेल्प्स। पायलट सर्वे बच्चा किस चीज में हेल्प करेंगे? जो आपने पढ़ा है वो ही आएगा। इन असेसिंग द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन, ताकि क्वालिटी और अच्छी हो जाए, सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन और अच्छी हो जाए। नेक्स्ट है आपका इन असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ द इन्यूमरेटर, ठीक है। अब क्या चीज है? ताकि परफॉर्मेंस ऑफ इन्यूमरेटर पता चल जाए कि उसने किस तरह के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, क्वेश्चन अच्छे डाले हैं नहीं डाले हैं, और उस क्वेश्चन के आंसर अच्छे इंटेलिजेंटली तरीके से दिए हैं नहीं दिए हैं, ठीक है। अब एक चीज सुनिए, इसके अंदर जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाएगी तो रिस्पोंडेंट, दो मेथड है। किसी में तो क्या चीज होगा? रिस्पोंडेंट खुद आंसर फिल करेगा, और किसी में रिस्पोंडेंट क्या चीज करेगा? वर्बली आंसर बता देगा और इन्यूमरेटर खुद फिल करेगा, उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं, इससे में परफॉर्मेंस ऑफ द इन्यूमरेटर भी पता चल जाएगी। इन डिजाइनिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द इन्यूमरेटर, आप क्वेश्चन के अंदर इस तरह से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इन्यूमरेटर के लिए भी डिजाइन कर दिए जाएंगे।
फिर फोर्थ, इन असेसिंग द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व्ड इन द फाइनल सर्वे। अब इसमें ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन एयर के अंदर कि कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगी फाइनल सर्वे के लिए। आई होप पायलट सर्वे भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस इसमें याद रखना प्री टेस्टिंग ऑफ योर क्वेश्चनियर होती है ताकि क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चनियर और अच्छा हो जाए बिफोर गिविंग देम टू द फाइनल सर्वे। ठीक है, अब है आपका मेन सोर्सेज ऑफ एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये कह रहा है सबसे ज्यादा एरर, मेन सोर्सेज ऑफ एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें सबसे बड़ा एरर क्या आ जाता है? दीज आर दी फॉलोइंग: error occurring due to the wrong response because the respondent are not able to understand the question properly। जब भी रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे वो उसका रॉन्ग रिस्पॉन्स कर देगा, आपकी स्टैटिस्टिकल स्टडी खराब हो जाएगी, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सारी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिस क्वेश्चन की वो हमें प्रॉपरली मिल नहीं पाएगी। एरर अकरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ रिस्पॉन्स, एरर अकर किस चीज से हो जाएगा? लैक ऑफ रिस्पॉन्स। सम रिस्पोंडेंट मे नॉट रिस्पॉन्ड द क्वेश्चनियर, कुछ रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं क्वेश्चनियर का, जिससे आपका क्वेश्चनियर पूरा फिल नहीं होगा और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अधूरी रह जाएगी। एरर अकरिंग ड्यू टू द मिसकैलकुलेशन ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिकल एरर। मिसकैलकुलेशन का मतलब ये है कैलकुलेशन अगर सही नहीं हुई उसको हम अर्थमेटिकल एरर बोलते हैं, तो उससे भी एरर आ जाता है। एरर अकरिंग ड्यू टू द कम्युनिकेशन गैप और ड्यू टू द लैक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर आपने इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करी तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, वो क्वेश्चन कुछ और समझ लेंगे, आंसर कुछ और कर देंगे, तो इससे कम्युनिकेशन गैप अकर हो जाएगा, जिसके कारण क्या आ जाएगा? एरर। ये आपके 4 पॉइंट है जिनके कारण जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसमें एरर आ सकता है, जिससे आपकी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सारी गलत हो सकती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो वीडियो। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे या कुछ भी समझ आने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि ये वाला टॉपिक दोबारा बता दीजिए। वैसे मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाए हैं, इसको अच्छे से एक बार पढ़ के देखिएगा, खुद ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।